नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। और 17-18 नवंबर का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। कल करंट अफेयर्स नहीं जा पाया था, कुछ कहीं मैं बिजी था, करंट अफेयर्स बन नहीं पाया। आज 2 दिन का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं और 2 दिन में बहुत कुछ घटना घट गई। जिस दिन मतलब आप कुछ नहीं करोगे तो ज्यादा घटना घट जाती है, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। लेकिन इस वीडियो में एक सवाल ऐसा है जो 100% आने वाला है, तो उस सवाल पर नजर रखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, वो पीसीएस में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, छोड़ के भागने की कोशिश मत कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले जो लोग सुबह सुबह ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको गुड मॉर्निंग, और वो भी लोग गुड मॉर्निंग दिखे मुझे पता तो लगे कौन कौन गुड मॉर्निंग है सुबह सुबह वीडियोस देख रहा है, क्योंकि कई लोग हैं जो गुड मॉर्निंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ भाई 6 बजे जो मैं लेक्चर डाल रहा हूँ उससे कुछ फायदा हो रहा है। और जो दोपहर में देख रहे हैं गुड आफ्टरनून को बोल दीजिएगा, और जो शाम को देख रहे हैं गुड इवनिंग कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। जो कोर्स है, कोर्स जो है वो करंट अफेयर्स का दिया जा रहा है मात्र 999 रुपए में। आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा जल्दी स्पीड तेज रहेगी, कुछ क्वेश्चंस फटाफट पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस बहुत डिटेल में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल है, फैक्चुअल सवाल है। प्रसार भारती के नए सीईओ बने हैं। नए सीईओ बने हैं, कौन बने हैं? गौरव त्रिवेदी। गौरव द्विवेदी जो है वो आपके प्रसार भारती के, जो प्रसार भारती मतलब जो दूरदर्शन वगैरह होता है, देखिए देख रहे हैं दूरदर्शन, उसके ये नए सीईओ बने, गौरव द्विवेदी बने। चलिए आगे देखते हैं। ब्राजीलियन ग्रॉपरी, ये दूसरा क्वेश्चन है। ब्राजील के अंदर जो फॉर्मूला 1 रेसें होती हैं, ठीक है, उन्हें ग्रॉपरी कहते हैं, इंग्लिश में ग्रॉपरी कहते हैं, हिंदी में ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं। इसके चैंपियन बने हैं जॉर्ज रसल। ये पहले बार ऐसा हुआ है कि जॉर्ज रसल जो है वो चैंपियन बने हैं, ठीक है। और मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। मैंने ये देखा है कि यूपीपीसीएस में फॉर्मूला 1 के ऊपर सवाल बहुत सारे बन जाते हैं, तो ये भी देखते हैं कि ओवरऑल चैंपियन कौन है। पूरे साल भर चलती है, अलग अलग जगह पे ग्रॉपरी चलती है, उसके बारे में देखते हैं। ये वो भी सवाल आता है। ड्राइवर कौन चैंपियन बना है, वो भी सवाल आता है। कंपनी कौन सी, गाड़ी कौन सी चैंपियन बनी है, वो भी आता है। और कई बार ऐसा देखा मैंने कि जो 2-4 महीने 5 महीने पहले जो करंट अफेयर्स आया होता है, कि जैसे छोटे ये ब्राजीलियन हो गया, ये मोरक्को हो गया, उस समय का जो चैंपियन होता है उसका सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि ओवरऑल चैंपियन जो फाइनल में पहुंचे आखिरी में वही सवाल आएगा। छोटे कॉम्पिटिशंस के भी सवाल आते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियसली ध्यान देकर पढ़ने वाला है। तीसरा सवाल है कि 2022 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मोस्ट वैल्यूड टीम कौन सी है? मोस्ट वैल्यूड टीम में किस किस भारतीय को रखा गया है? वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, T20 अंत में जो पूरे टूर्नामेंट में जिन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया उनकी टीम बनाई गई, जिन्हें बोला गया मोस्ट वैल्यूड टीम, ठीक है। उसमें 2 लोगों को रखा गया इंडिया की तरफ से, एक है विराट कोहली और एक है सूर्य कुमार यादव, लेकिन एक बंदा और है, वो है अर्शदीप। मैं लिखना ही भूल गया, ठीक है। अर्शदीप हमारे बॉलर हैं, लेफ्ट हैंड जो बॉलर हैं, तो वो भी 3 लोग जो हैं वो 11 अंतिम 11 में मोस्ट वैल्यूड टीम के अंदर आए हैं। तो 3 लोग हैं, यहां पे लिख दिया, यहां पे लिखा नहीं है, अर्शदीप भी है, ठीक है। कभी मिस हो जाता है, छूट जाता है। 15 नवंबर में किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया था? तो 15 नवंबर को झारखंड राज्य बनाया था। और झारखंड किस साल बना है? किस साल बना है झारखंड? और झारखंड के साथ 2 राज्य और बने थे। पॉलिटी का सवाल है ये, किस साल बना है? पता आपको, जो 3 राज्य बने उन राज्यों की डेट के हिसाब से सवाल आ चुका है। डेट के हिसाब से कि 9 तारीख को कौन सा बना, 11 तारीख को कौन सा बना, 15 तारीख को कौन सा बना, तो ये आपको थोड़ा सा बताना है। और नहीं आता तो देख लीजिएगा, क्योंकि पीसीएस है, फैक्चुअल सवाल आते रहते हैं इसके अंदर। चलिए एक बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है। किस राज्य सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दिया है? गानों में पंजाब के अंदर, पंजाब सरकार ने किया हुआ है। पंजाब, ये है सिद्धू मूसेवाला जिनकी अभी हत्या की गई है कुछ 4-5-6 महीने साल भर पहले। ये सिंगर है। पंजाब में कल्चर चलता है, मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा एक गलत ट्रैक पे जाता है, वो शो ऑफ वाला ज्यादा रहता है। वहां पर शो ऑफ करते 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 चीजें थोड़ी सी ज्यादा जा रही हैं, और ये पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो उनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहां पर हथियार और पैसे का शो ऑफ और इस तरह की चीजें जो कि अलग ही ट्रैक पे जा रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये देखा गया कि बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, सिंगर जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग,
वो क्रिमिनल के साथ हो जाते हैं, क्या क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। और ये शो ऑफ करते 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 वो क्रिमिनल एक्टिविटी करने लगते हैं। सिद्धू मूसेवाला उसमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब ये बहुत पॉपुलर रैप सिंगर थे, लेकिन ये पता नहीं किसी तरह से वो क्रिमिनल से जुड़ गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उनका कुछ प्रॉब्लम हो गई और उन्होंने, लॉरेंस बिश्नोई ने इनकी हत्या कर दी। और ये एकमात्र केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फैसला है। पंजाब सरकार ने कहा कि भैया, क्योंकि जो लोग होता है ना, जो यूथ होता है 15, 17, 18, 20 साल के लोग होते हैं, वो लोग बहुत जल्दी इधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, इस तरह की चीजों पर अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे बड़ी सी गाड़ी घूम रही है, मर्सिडीज है, BMW है, 10-12 लोग टशर में चल रहे हैं, तो लोग समझते हैं कि यही रियलिटी है और फिर उसी तरह का बिहेव करने लगते हैं, वो सब चीजें करने लगते हैं जो उनको गलत डायरेक्शन में ले आती है। तो पंजाब सरकार का ये बहुत ही अच्छा फैसला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्लोवेनिया में पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है। अब जब भी कोई पहला शब्द आ जाए, पहली महिला, खासकर पहला व्यक्ति, या 25वां या 50वां या 100वां या 125वीं जयंती, इस तरह का आ जाए, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ये स्लोवेनिया कंट्री के अंदर ये पहली महिला बनी है जिनका नाम है नताशा पर्क मुजर। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप की बेटी की वकील रह चुकी थी। ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स से भी इन्वॉल्व रही हैं और ये पहली महिला बनी है स्लोवेनिया कंट्री में। अब स्लोवेनिया है कहां पर? अब सवाल आपको यहां से जीएस का आता है, जो हमारी खासियत है। स्लोवेनिया है कहां पर? और सवाल अगर मैं होता एग्जामिनर तो मैं ना पूछता इसको, मुझे पता था कि सारी किताबों में तो स्लोवेनिया नताशा का नाम डाला ही गया होगा। मैं आपसे पूछता कि भैया ये बताओ स्लोवेनिया है कहां पर? तो ये देखो, आप देख रहे हो, ये स्लोवेनिया है। अब यहां आसपास देखो कि ये है इटली, ये स्पेन, फ्रांस, यहां पर आ गए। ठीक है, अच्छा, अब एड्रियाटिक सी आप देख रहे होगे, एड्रियाटिक सी, इसके ऊपर सवाल आ चुका है। ठीक है, यहां पर है, ये है मेडिटेरियन सी आपका। ठीक है, तो ये सवाल आपको ज्योग्राफी जुड़ के आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और लेके जाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बाल्कन कंट्री के ऊपर। बाल्कन, ठीक है, बाल्कन एक माउंटेन रेंज है और लगभग इस पोर्शन के ऊपर रहता है और इन कंट्रीज को बाल्कन कंट्रीज कहा जाता है। बाल्कन कंट्री कहा जाता है। ठीक है, तो बाल्कन कंट्री में कौन कौन से हैं? जो ऊपर स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, कोसोवो हो गया, अल्बानिया हो गया, ग्रीस, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, टर्की, सर्बिया, रोमानिया और मोल्डोवो। ये सारा बाल्कन कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको ये इसको बोलते हैं बाल्कन पेनिसुला। बाल्कन पेनिसुला, पेनिसुला क्या बोलते हैं? पेनिसुला वो चीज जगह होती है जो 3 जगह से पानी से घिरा होता है। तो ये 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, वो लैंड मास जो 3 जगह से पानी से घिरा होता है उसे पेनिसुला बोलते हैं। इंडिया इज अ पेनिसुला। देखो ना, इंडिया पेनिसुला, इंडिया है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, तो ये पेनिसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, ये प्रायद्वीप है यहां पर। ठीक है, तो बाल्कन को आपको ध्यान रखना है, ये साउथ यूरोपियन कंट्री है, साउथ यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये सब है। थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि चीजें कहां पर, एक सवाल जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वही सवाल पूछ लिया जाएगा, जरूरी नहीं है जो किताब में है वही सवाल पूछ लिया जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। पीसीएस का सवाल है भाई, पीसीएस का सवाल है, वनडे एग्जाम नहीं है ये। ठीक है, तो ज्योग्राफी जुड़ा हुआ जो भी होगा, एड्रियाटिक सी, एनियन सी, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं, एजियन सी, ब्लैक सी, सब सवाल आ चुके हैं। आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली होकर इसको रोक कर समझना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है फिर। ठीक है, ये सब मैंने लिख दिया उसके अंदर। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहां किया गया? वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है, जो 17 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक चलेगा। एक सवाल है, क्या भगवत गीता आपने पढ़ी है? क्या भगवत गीता का कभी आप आधी सही, थोड़ी बहुत सही, क्या पढ़ी है? उसके बारे में कुछ जानकारी आपको है तो यस लिख दीजिएगा। हाल में ही 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ? अब देखिए, कल मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि G20 के ऊपर आएगा, या तो आपसे पूछेगा 2021, 2022, 2023। ठीक है, G20 मीटिंग कहां हुई? G23 में होगी इंडिया के अंदर, 22 में बाली यानी कि इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, 21 कहां से हो रहा है? 21 हुआ है रोम के अंदर, इटली के अंदर। G20 यानी कि वो कंट्रीज टॉप 20 इकोनॉमिक सुपर पावर। ठीक है, या तो ये पूछ लेगा ऐसे, या पूछेगा
ये हो गया 17वां, ये हो गया 18वां, ये हो गया 16वां। 16वां 17वां 18वां कहां हो रहा है, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा। 16वां 17वां 18वां इस तरह पूछ सकता है। तो 16वां रोम में, 17वां यहां पर बाली के अंदर, 18वां हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। या 2021 22 23 पूछ लेगा आपसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अब थोड़ा जीएस पढ़ लेते हैं। इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं तो इंडोनेशिया की जो नेशनल एयरलाइंस है उसका नाम है गरुड़ा, गरुड़, भगवान विष्णु का जो है गरुड़। तो इसका ये सवाल तो जीके में आता ही रहता है, गरुड़ा इंडोनेशिया नाम है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल ले लीजिए। आसियान कंट्रीज, आसियान कंट्रीज होती हैं, आसियान साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होती, कौन कौन इसके अंदर है? ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस और म्यांमार। कुल 10 कंट्रीज हैं ये, ठीक है। 11वीं कंट्री और आ रही है, कौन सी है? मैंने पढ़ा था ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर यहां पर है, ईस्ट तिमोर यहां कहीं आसपास इधर है, पहले करंट अफेयर्स पढ़ाया था आपको, ठीक है। ये सवाल आएगा, 100% आएगा सवाल। ये कंट्रीज क्या करती हैं? मिलकर इकोनॉमिक पावरफुल बन जाती हैं। जैसे हमारे देश में सार्क है, बिम्स्टेक है, ठीक है, उस तरह G20 है, इस तरह से ये आपस में, क्योंकि है कंट्री को छोटी, एक अपनी इकोनॉमी कुछ नहीं है, तो मिलकर ये पार्टिसिपेट करते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ईस्ट तिमोर बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था? ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, कार्लोस सोरा को दिया गया था। और ये कौन सत्यजीत रे? वो बंदा जिसको ऑस्कर देने के लिए ऑस्कर वाले घर आकर ऑस्कर देके गए थे। तो इतने महान ये कालजयी फिल्म मेकर थे। देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा है? तो भैया जियो ही है। चलिए, तो थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल आ गया। हाल में किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, तो ये है विवेक जोशी। थोड़ा फैक्चुअल है। आरबीआई के जब कोई चेयरमैन आते हैं, गवर्नर, उनकी नियुक्ति इंपॉर्टेंट रहती है। डिप्टी गवर्नर्स की इंपॉर्टेंट रहती है। डिप्टी गवर्नर्स आते आते रहते हैं, तो कौन आया कौन गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे डायरेक्टर के रूप में विवेक जोशी जी को अपॉइंट किया गया है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। G20 के अध्यक्ष अब कौन बन गया है? वो बन गया है इंडिया, क्योंकि अगला जो G20 जो समिट है वो इंडिया में होने वाला है, 23वां 18वां G20 समिट, और या जो 23 का समिट जो है, तो इसलिए अध्यक्ष जो है इंडिया बन गया। हाल ही में जारी, अब ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक आप जो दिल थाम के बैठे थे, ये सवाल 13 नंबर बड़ा वैसे भी डेंजर है, तो 13 नंबर सवाल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और 100% आने वाला है। तो थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे, 2-3 पॉइंट्स इसके अंदर है, सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि जलवायु परिवर्तन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 की जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें भारत की रैंकिंग कहां है? तो नहीं, इसमें टॉप किसने किया? पहले सवाल तो यह है कि टॉप किसने किया। भारत की रैंकिंग पूछेंगे, टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है डेनमार्क ने। डेनमार्क कहां है ये आपको बताना है। यूरोप में है, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, कहां पर है? और डेनमार्क ने एक आइलैंड को भी कब्जे में रखा हुआ है। उस आइलैंड का नाम क्या है? सवाल आ चुका है बीसीएस में, इसलिए पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं नंबर, देखिए पहले से समझिए, बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या बात है कि भाई टॉप 3 पोजीशन पे तो कोई है ही नहीं। जो लिस्ट बनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड पे तो कोई है ही नहीं। डेनमार्क चौथे नंबर से शुरू कर रहा है। टेक्निकली डेनमार्क नंबर 1 है, बट जो यहां पर है कि 3 पोजीशन तक तो खाली, क्योंकि इतनी हाई रैंक किसी कोई अचीव नहीं कर पा रहा है। जो पैरामीटर्स है टॉप पे आने के लिए वो कोई कंट्री अचीव नहीं कर पाया, तो 3 पे तो कोई नहीं आया। जो आया है वो डेनमार्क है, फिर स्वीडन नंबर 2 पे, नॉर्वे इसका, और इंडिया जो है वो है 10वें नंबर पे। किसमें? 2022 वाले में। 23 वाले भी रिपोर्ट आने वाली है, 22 वाली रिपोर्ट इंडिया है इसके अंदर, ठीक है। अब परफॉर्मेंस देखिए, 19 में इंडिया 9वें नंबर पे था, 20वें में 10वें नंबर पे, 21 में 10वें नंबर पे, 22 में भी ये 10वें नंबर पे है ये, ठीक है। 23 के अंदर ये 8वें नंबर पे आ जाएगा, जो रिपोर्ट है 8वें, ठीक है। समझ में आ रहा है कोई? ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या क्या चीज समझनी है हम लोगों को। इंडिया की जो रेटिंग है ना, अब ये तक समझते हैं इसको, ठीक है। इंडिया जो है रैंक 8 आउट ऑफ 63 कंट्रीज आया है, किसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 वाले में रिपोर्ट के अंदर। ध्यान रखना 23 ही है, वो 22 था, 22-23 की ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंटली ग्रीन हाउस गैस इमिशन और एनर्जी यूज कैटेगरी के अंदर इंडिया की रैंकिंग बहुत हाई है। अब ग्रीन हाउस गैस इमिशन का मतलब क्या होता है?
ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? वो गैसेस जो वातावरण को गर्म बना के रखती है। सूरज से निकल के आया, जैसे ये गैसेस से करेंगे, मतलब पृथ्वी ये है, तो ये गैसेस वापस जाने नहीं देती हैं, ट्रैप कर देती हैं, और इस कारण से गर्मी बढ़ती है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, ये गैसेस कौन सी? ग्रीन हाउस गैस हैं ये, ठीक है। और एनर्जी यूज के अंदर इंडिया की रैंकिंग इन सब कैटेगरी में बहुत अच्छी है, ठीक है। क्लाइमेट पॉलिसी और रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल का मतलब क्या हो गया? रिन्यूएबल कौन सी होती है? जैसे कि हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसके अंदर इंडिया की रेटिंग मीडियम है। सवाल क्या पूछ सकता है? सवाल सुनिए, सवाल 2-3 चीजें आएंगी। पहला सवाल तो यही पूछ लेगा कि भाई 2023 में इंडिया की रैंकिंग क्या है, टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने। इंडिया की रैंकिंग 8वें नंबर पे। इंडिया की परफॉर्मेंस ग्रीन हाउस गैस में क्या है? हाई है। एनर्जी यूज में हाई है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर मीडियम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है इसके अंदर। अब क्या है, अब ये देखो कि यूरोपियन यूनियन जो है 59 कंट्रीज, यानी 59 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन मिलकर लगभग 90% तक की ग्रीन हाउस एमिशन करती है। यानी कि जो रईस कंट्री हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वो अपने यहां जो फैक्ट्रीज लगाती हैं, उस फैक्ट्री से जो धुआं होता है, गाड़ी चलाती है उससे जो धुआं होता है, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। धरती पर वातावरण जो है गर्म होता है। इसके कई बहुत प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि बाढ़ आ जाना, ठीक है, जैसे कि फसल खराब हो जाना। बहुत सारे आइलैंड छोटे टापू हैं, वो समुद्र के नीचे आया, पानी उनका स्तर बढ़ गया, जिस कारण से वो डूब रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अमेरिका यूरोप वाले जो है वो खूब अपना फैक्ट्री में लगा रहे हैं, तो बेचारे वो लोग डूबे जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बिना फैक्ट्री लगे डेवलपमेंट होना नहीं है, और डेवलपमेंट करोगे तो अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो यहां पर बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जो मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। लड़ाई किस बात को लेकर है? अमेरिका बोलता है कि भैया इंडिया से कहो कि अपनी फैक्ट्री बंद करे, चाइना से कहो कि फैक्ट्री बंद करे। चाइना इंडिया क्या बोलते हैं? एक यही जगह है जहां पर चाइना इंडिया मिलकर लड़ रहे हैं। चाइना इंडिया कहते हैं वाह भाई वाह, तुमने तो तरक्की कर ली, तुमने तो अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया, अब हमारी बारी है। अब जब हम निकालने की बारी कर रहे हैं, तुम कह रहे मत। और अगर हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो हमारे लोग कहां जाएंगे? कैसे उनको नौकरी कहां मिलेगी? दूसरी बात है, जो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है ना, ये जो अच्छी टेक्नोलॉजी जिससे कि ये पॉल्यूशन नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी ग्रीन टेक्नोलॉजी से कहते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी हमें दो। वो कहते हम नहीं देंगे, खरीद लो हमसे। वो कहते खरीदेंगे तो हमारे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे यार, तो हमें दो। वो कहता फ्री में नहीं देंगे तुम्हें। तो यहां लड़के कि भाई तुम हमें काम करने भी नहीं दे रहे हो और टेक्नोलॉजी भी तुम हमें नहीं दे रहे हो, ये कौन सी दादागिरी है भाई? तो बड़ा चल रहा है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला है कि हम फंड बना देंगे, $1 बिलियन या $100 बिलियन का फंड बनाएंगे, जो गरीब कंट्रीज को देंगे। तो फंड से कुछ होना नहीं है। सच तो यह है कि अगर धरती को बचाना है तो इन कंट्रीज को, जो अमीर कंट्रीज हैं, इन्हें गरीब कंट्रीज को टेक्नोलॉजी देनी होगी। अब बताओ क्यों नहीं दे रहे हैं वो लोग? उनको पता है कि गरीब टेक्नोलॉजी मिल जाएगी इनको, तो जो इनके प्रोडक्ट भी हमारे कॉम्पिटिशन में जाएंगे, फिर हमारी जो एडवांटेज है हमें नहीं मिल पाएगा। तो रस्सा कस्सी चल रही है इसके अंदर बड़ा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिलहाल आपको समझ में आ रहा है तो फिर एक लाइक कर दीजिए, बाकी देखा जाएगा। अच्छा, 22 और 21 में इंडिया ने 10th स्पॉट मिल गया, जो मैंने दिखाया था, ठीक है। 20वें नंबर में इंडिया 90 नंबर थे। अब देखिए यहां पर समझते हैं, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, इंडिया ने साइन किया था, ठीक है। और इसने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी के अंदर इंडिया ने कहा था कि काम करेंगे। अच्छा ये तो छोड़ दीजिए। हाँ, एक जो सवाल है, नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक, ये सवाल बन जाएगा आपका, बना भी है। भारत ने कहा है कि 2070 तक हम नेट जीरो कर लेंगे, मतलब कि हम जो कार्बन निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, मोनोऑक्साइड के रूप में, तो हम क्या करेंगे कि जो फैक्ट्री जितना वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, उतना कुछ हम सोख भी लेंगे, पेड़ लगाकर या कोई और चीज लगाकर सोख लेंगे, तो नेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और ये चीज हम 2070 तक करेंगे। अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंजेस करने हैं, नई चीजें एडॉप्टेबिलिटी करनी है, फैक्ट्रीज को उस तरह से बनाना है, तो समय लगेगा, ठीक है। तो 2070 तक करें। तो कभी सवाल आएगा तो पूछ लेना कि भैया 2070 तक इंडिया ने इस चीज को अचीव करने की बात बोली है, और यूएन बोलता है कि 2030 तक कर लो। इंडिया के लिए समय लगेगा भाई, थोड़ा जल्दीबाजी ना करो, समय लगेगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। एक चीज और देख लेते हैं फटाफट, जो कि ऐसा मैं इसको मैं इसलिए बोलूं कि एग्जाम में किसी तरह का सवाल पूछ सकता है आपसे। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन में इंडिया की 9th रैंक है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी यूज में इंडिया की 24वीं रैंक है और 9th रैंक है,
ठीक है। और क्लाइमेट पॉलिसी में इंडिया की 8th रैंक है। तो इंडिया की जो रैंक है वो अल्टीमेट 8th रैंक आई 2023 वाले में, और इंडिया के पॉइंट्स है 67.37 पॉइंट। तो कभी कभी तो यही पूछ लेगा कि कितने पॉइंट है तो आप बता पाओ उसके अंदर, क्योंकि देखिए पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डेटा नाम और ये सब बहुत पूछते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। सिविल सब यूपीएससी में ये चल नहीं पूछते, यूपीएससी में तो एप्लीकेशन पूछते हैं कि क्या होगा। पीसीएस में तो पूछा नंबर बता दो, 8वें नंबर पे, 7वें नंबर पे, 5वें नंबर पे, बस यही सब चलता रहता है। चलिए, किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो डेविड वार्नर जो ओपनर है उनके, वो संन्यास लेंगे। एक किस देश के धावक केनेथ कीप्रॉप, ठीक है, क्या नाम है, केनेथ कीप्रॉप रंजू, इनको 5 साल की डोपिंग पे लग गया है। अब व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग क्या चीज होती है भाई? डोपिंग ये आपको बताना है। चलो छोड़, मैं बताता हूं। जो एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए इलीगल या जो बैन सब्सटेंस लेते हैं, अब केला खा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो नेचुरल है, कुछ इंजेक्शन लगा लिया, स्टेरॉइड ले लिए जिससे कि उनकी ताकत, स्ट्रेंथ बढ़ जाए, इसे कहते हैं डोपिंग करना, मिलावट करना, ठीक है। तो ऐसे लोग को डोपिंग करते हैं, और इसके लिए 2 एजेंसीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। नाडा, जो कि इंडिया के अंदर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो इंडिया में खिलाड़ी जो डोमेस्टिक लेवल पे हैं उनका समय समय पर टेस्ट करती है, और वर्ल्ड लेवल पर है वाडा ही मेन चीज होती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसके ही अंडर में नाडा आता है, ठीक है। ये लोग काम करते हैं। तो इन्होंने क्या पढ़ा, कीप्रॉप रंजू ने पकड़ लिया, ये कहां के हैं, इनको कीनिया के हैं, ये एथलीट है, नेशनल चैंपियन है, इनको 5 साल का बैन लगा दिया गया है, ठीक है। चलिए, किसने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने बेंगलुरु टेक समिट 2020 नहीं है, सॉरी ये फोटो तो ये मोदी जी हैं, लेकिन ये 20 नहीं, यहां पर 22 होना चाहिए, ठीक है। वो है, कर लिया है, और ये 1900 आई थिंक यहां पर गलत लिखा है, 22, ये 22 में ही हो रहा है ये। और नेक्स्ट इज नाउ, थीम जो है नेक्स्ट इज नाउ है, बेंगलुरु टेक समिट जो है मोदी जी ने लॉन्च किया हुआ है। ये इसलिए हो रहा है ये क्योंकि कोरोना के चक्कर में हो नहीं पाया था, तो उस चीज को लेकर चल रहे हैं। किस राज्य सरकार ने पैसा, पैसा लॉ जो है वो लागू करने की कोशिश की है, वो है मध्य प्रदेश। अब ये क्या लॉ है? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, ये मध्य प्रदेश का। और ये ना यूपीएससी में बड़े फेवरेट सवाल है, यूपीएससी के बहुत डिटेल में पूछता है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहां बताऊंगा, आपको जो आपको समझ, मोटा समझ लीजिए, जो ग्राम सभा होती है उसको और मजबूत करना है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि पावर का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, इसलिए ग्राम सभा को पावर दी जा रही है कि ग्राम सभा अप्रूव कर सके, प्लान है, प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट जो गांव लेवल पे उनको वो अप्रूव कर सके, या ग्राम सभा देख सके कि सेफ गार्ड है या कोई ट्रेडिशन या कस्टम है उसको वो बचा सके, कि गांव की संस्कृति है उसको बचाने के लिए वो जो कुछ फैसले कर सके, या ग्राम सभा को लगता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि कौन से लोगों को बेनिफिशियरीज हैं, यानी कि अगर मान लो विधवा पेंशन योजना है तो कौन कौन सी विधवाएं हैं, ये सब वो कर सके, या बुजुर्ग पेंशन योजना कौन कौन से बुजुर्ग हैं उनको वो आइडेंटिफाई करे। ग्राम सभा को और पावर दे रहे हैं कि जिससे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, जिससे कि जो डेमोक्रेसी है वो नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, और फायदा जो है ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, सिर्फ एमपी एमएलए तक ना रहे, नीचे तक पहुंचे। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्राम सभा को मजबूत करना, ठीक है। और ग्राम सभा इज ओन्ड बाय द ओनरशिप ऑफ एमएफपी, अप्रूवल ऑफ यूटिलाइजेशन, ये तक पढ़िए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हो गया, मेन चीज आपको देख लीजिएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब से एक चीज और है बहुत, ग्राम सभा इज कंसल्टेड फॉर अ लैंड एक्विजिशन। अब मान लो कोई सड़क योजना निकल रही है, मतलब सड़क योजना करें कि सड़क निकलनी है, तो उसके लिए अधिग्रहण किया जा रहा है, जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, या फैक्ट्री लग रही है तो उसके लिए अधिग्रहण किया जा रहा है, तो लैंड एक्विजिशन या मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज, या कि जो तालाब है वो तालाब किसके इस पे जाएगा उसका मैनेजमेंट देखना है, ठीक है। या ग्रांट ऑफ लाइसेंस ऑफ माइनिंग, यानी जो माइनिंग है या लीज पे करना है कि कोई इलाका है उसको माइनिंग खोदने के लिए वो जमीन देनी है, या ठीक है। या प्रोहिबिशन और रेगुलेशन ऑफ सेल्स एंड कंजप्शन ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, यानी कि शराब वराब की बात कर रहे हैं, या पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड, या मैनेजिंग विलेज मार्केट, यानी कि जो हाट होते हैं, हाट गांव के हाट होते हैं उनको, इन सब के ऊपर ग्राम
सभा की जो राय है या अथॉरिटी है या पॉइंट है उसको ज्यादा कंसिडर किया जाएगा, उनसे कंसल्ट किया जाएगा। देखिए यहां पे कंसल्ट है कि जो अथॉरिटी, सरकार अगर कह रही सड़क निकलेगी तो पहले ग्राम सभा से पूछेगी तब जाके निकाल पाएगी। ग्राम सभा की मतलब हाँ करेगी तब जाके, ग्राम सभा को कॉन्फिडेंस में लेकर ही ये सब काम किए जाएंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सवाल आपका पॉलिटी में पूछ सकता है, करंट अफेयर्स में तो वो मध्य प्रदेश पूछ लेगा, लेकिन ये पैसा है क्या, इस पैसा के लिए वो कई पॉइंट्स पूछ सकता है। तो पता होना चाहिए कि ये लॉ जो है पैसा वाला लॉ, पैसा, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, जो पैसा एक्ट 96, इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें ये बोली गई हैं। ठीक है, चलिए, किस देश ने पहली बिली जीन किंग, एक थी बिली जीन किंग थी, ये बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर थी और इनके नाम पर एक टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है जो महिलाओं का ही है, मतलब टीम, वैसे टेनिस तो सिंगल्स खेला जाता है, डबल्स खेला जाता है, लेकिन जिस तरह डेविस कप होता है कि एक कंट्री टीम होती है, उस तरह से महिलाओं का है। ये बिली जीन कप जो है उसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, स्विट्जरलैंड जो चैंपियन बन के आया। ठीक है, हाल ही में $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है? अब देखिए हुआ क्या, इसका आंसर है अमेजॉन। अमेजॉन ने लगभग $1 ट्रिलियन गवा दिए, उनके मार्केट गवा दिए, और जो दुनिया की पहली पब्लिक कंपनी बन गई है। क्यों गवा दिए? क्योंकि महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत टाइट हो गई, एक्सचेंज रेट वगैरह जो है वो बहुत हो गया, और अर्निंग भी बहुत खराब रही है। इस कारण से जो शेयर मार्केट से उनको अपने शेयर्स बेचने पड़े यहां। तो ये समझिए कि आर्थिक मंदी जो की तरफ जो दुनिया जा रही है उसका बहुत बड़ा एग्जांपल अमेजॉन है, और इसके पीछे माइक्रोसॉफ्ट भी है। ऐसा नहीं कि ये खाली अकेले हैं, माइक्रोसॉफ्ट का भी $1 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने नंबर 1 में अमेजॉन चल रही है, और माइक्रोसॉफ्ट लगभग 888 मिलियन जो है वो अपने गवा चुकी है। ठीक है, और यही कारण है कि अमेजॉन वगैरह अपने जो एम्प्लॉयज को है वो बिल्कुल बाहर निकाल रहे हैं। आप वो देखो, फेसबुक को देखो, फेसबुक बिल्कुल लुटा पिटा बैठा हुआ है। शिव नरवाल ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में कौन सा पदक लिया है? तो एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लिया है, ये मैं पहले बता चुका आपको मैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। बाकी ऑनलाइन जो कोर्स हम आपको दे रहे हैं करंट अफेयर्स को लेकर, चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें आपको चीजें याद कराई जाएंगी जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो सके। इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।